ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 23 वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन के जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना वो फाइंड आउट करो। ये हमारे पास एफ एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखा, ध्यान से देखो। एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और उसके बाद क्या है, एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन के लिए क्या देख लो, लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, इक्वल्स टू 0 पे भी डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। उसके बाद देखो यहां पे 0 है, तो लेस देन 0 के लिए क्या फंक्शन है, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए क्या फंक्शन है, एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब यहां पे हमें कितने केसेस बनाने होंगे, यहां पे हमें 3 केसेस बनाने होंगे। पहला केस क्या, वेन हम बोलेंगे वेन सी इज लेस देन 0, सी क्या हमारा लेस देन 0 है। फिर बोलेंगे वेन सी इज ग्रेटर देन 0 एंड वेन सी इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बात को। हमने क्या बोला कि जब सी जो है हमारा 0 से छोटा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये बनाएंगे। वेन सी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 पे हम लोग सेकेंड केस बनाएंगे, और सी इज ग्रेटर देन 0 उस पे हम लोग क्या बनाएंगे, थर्ड केस। फिर क्या है हमारा, अगर हमने सी को लेस देन 0 बोला तो फिर हमें उस सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। क्यों, अगर सी हमारा लेस देन 0 है तो उसके लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड है, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। अगर सी हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए अगेन एक फंक्शन डिफाइंड है, एक्स प्लस 1, तो अगेन हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। बट अगर हमने सी को 0 के इक्वल बोल दिया तो 0 से लेफ्ट के लिए तो साइन एक्स अपॉन एक्स डिफाइंड है, और 0 से ग्रेटर के लिए क्या डिफाइंड है, एक्स प्लस 1 डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि जब हम 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ना तो उसके लिए साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन यूज करेंगे, और 0 पे जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फिर हम लोग क्या फंक्शन यूज करेंगे, एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब 0 पे लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन है, 0 पे राइट के लिए अलग फंक्शन है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 पर एक थर्ड केस, सेकेंड केस बना लेंगे। तो 3 केस लेना होगा हमें, डोमेन ऑफ द फंक्शन के ऑल रियल नंबर। तो देखते चलो, केस 1 ले लिया हमने। केस 1 में हमने क्या बोला, व्हेन सी इज लेस देन 0 एंड ऑब्वियस सी बात है सी बिलोंग्स टू आर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग सी को अगर हमने लेस देन 0 बोला तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है नहीं, एफ एक्स। तो इसको क्या लेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, एफ एक्स क्या हमारे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले ये स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये जो है ना लिमिट चैप्टर का तुमने 11th में पढ़ा है, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये जो लिखा है ना ये स्टैंडर्ड लिमिट है। साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 के इक्वल होता है। तो अगर 0 पर इसका लिमिट 1 के इक्वल है तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 होगा, 0 पे राइट हैंड लिमिट भी 1 होगा। एक्चुअली इसको ना हम सेकेंड केस में यूज करेंगे। अभी तो क्या है, सी हमारा लेस देन 0 है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन सी। सिंपल सा है, लिमिट डाल देंगे। ठीक है, यहां पे देखो सी को लेस देन 0 बोला है, सी को इक्वल्स टू 0 नहीं बोला है, यहाँ पे सी लेस देन 0, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, साइन सी अपॉन सी, और सीधे उसके बाद ये साइन सी अपॉन सी क्या हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू भी। तो हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, बिकॉज सी हमारा क्या है, सी हमारा लेस देन 0 है ना, फंक्शन जो है हमारा सी जो हमारा लेस देन 0 है, तो फंक्शन को हमने सी पे कंटिन्यूअस बोल दिया, तो और सी हमारा क्या लेस देन 0, तो फंक्शन सारे एक्स विच इज लेस देन 0 के लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब बच्चों आ जाते हैं सेकेंड केस पे।
97 के बाद आते हैं 98 पर। सेकेंड केस में क्या लेंगे, व्हेन सी इज इक्वल्स टू 0। केस नंबर टू में बोला व्हेन सी का वैल्यू हमने 0 ले लिया। तो जब सी का वैल्यू 0 लिया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की। क्यों, बिकॉज सी से लेफ्ट में साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन डिफाइंड है और सी के राइट में, मतलब 0 के राइट में क्या है, एक्स प्लस 1 फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सी पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया फंक्शन का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे भी मैंने लिखा था ना, ये वाला लिखा था, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1। ठीक है, और 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 पे तुम यहां से निकालोगे ना फंक्शन का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 0 है तो यहां पे तुम 0 पुट कर दोगे, तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1। अच्छा, इसकी अभी जरूरत एक्चुअल में है नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, एफ ऑफ 0 के इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू कॉन्साइड कर गया। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं 0 प्लस पर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड, x प्लस 1, तो लिख दिया x प्लस 1। ठीक है, अब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी 1, ये किसके, एफ ऑफ 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। फंक्शन क्या हो गया, 0 पर कंटिन्यूअस हो गया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, क्यों कंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पर राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों आपस में कॉन्साइड कर रहा है। कॉन्साइड करने का मतलब क्या है, तीनों इक्वल है, तो क्या हो गया, 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ये हमारा सेकेंड केस हो गया। अब आते हैं केस 3 में, इसमें बोलते हैं व्हेन सी इज ग्रेटर देन 0। सी हमारा क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो फिर ग्रेटर देन 0 के लिए तो एक ही फंक्शन डिफाइंड है, x प्लस 1। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने लिमिट लिखा है x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ ऑफ x क्या हमारा, अगर c हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड, x प्लस 1। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, वैल्यू पुट कर देंगे c प्लस 1, और यही तो होगा एफ ऑफ c। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स c एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ c। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। c पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। क्यों, बिकॉज जो c है ना हमारा ग्रेटर देन 0 है, और c पे हमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया। तो जैसे ही हमने c पर कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया तो फंक्शन जो है सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो गया, इसे थर्ड मान लिया। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम a b एंड c, ए बी और सी से क्या होगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देख लो, केस 1 में क्या बोला, केस 1 में बोला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0। केस 2 ने क्या बोला, सेकेंड इक्वेशन ने क्या बोला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। और केस 3 में क्या बोला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है। तो कुछ बचा क्या रियल नंबर में, कुछ भी नहीं बचा। इसका क्या मतलब हो गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो अगर फंक्शन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, हेंस f is everywhere continuous, everywhere continuous function। मैंने बता रखा है ना कि अगर कोई भी फंक्शन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे साइन x हो गया, कॉस x हो गया, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है,
ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये हो गया हमारा 98 पेज 99। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा? किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? जब वो अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस हो, डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। फंक्शन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x के इक्वल है। कब? जब x 0 के इक्वल नहीं है तो y किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x के। और जब x का वैल्यू 0 है तो फिर y का वैल्यू भी 0 है। ये तो हमारा बोल रहा है फंक्शन। अब अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑब्वियस सी बात है ऑल रियल नंबर है। क्यों? जब x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो y क्या है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x और x 0, तो x नॉट इक्वल्स टू 0 में क्या हो गया? ऑल निगेटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आ गए। फिर x इज इक्वल टू 0 भी डाल दिया तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। अब तुम ध्यान से देखो, ये हमने 0 पे पार्टीशन कर दिया। तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0। 0 पे तो 0 है फंक्शन का वैल्यू। लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, इसके लिए क्या हमारा? एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और यहां पे क्या है? इसके लिए भी हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। कितने केसेस बनाने होंगे? हमें 2 केसेस बनाने होंगे। एक तो केस में, फर्स्ट केस में ये दोनों कवर हो जाएगा, और सेकंड केस में हमें 0 पर चेक करना होगा। क्यों? बिकॉज अगर x हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो फिर y किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x के। ठीक है, एक तो ये केस बनाना होगा। और दूसरा क्या है कि 0 पर ना फंक्शन ब्रेक हो गया, 0 पर फंक्शन टूट गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लेफ्ट के लिए 0 से लेफ्ट के लिए और 0 से राइट के लिए तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x डिफाइंड है, और 0 पर 0 डिफाइंड है। तो 0 पर फंक्शन ब्रेक हो गया, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा? एक केस बनाना होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो 2 केस में हम लोग चेक करेंगे। पहला केस क्या होगा वो देखते हैं। व्हेन हमने बोला कि व्हेन, केस 1 लेते हैं। हमने बोला कि व्हेन c इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब c के इक्वल नहीं, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब c 0 के इक्वल नहीं है तो फिर c है क्या? c या तो पॉजिटिव होगा और क्या होगा? c नेगेटिव होगा। तो ये हमारा ये दोनों केस कवर हो जाएगा, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू c पर देखेंगे। तो फंक्शन का वैल्यू c पर क्या होगा? इसमें पुट कर देंगे। सॉरी, c हमारा क्या लेस देन 0 है, सॉरी c अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसके लिए y क्या डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो f ऑफ c क्या होगा? c स्क्वायर साइन 1/c, ये डिफाइंड होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? c स्क्वायर साइन 1/c डिफाइंड होगा। ठीक है, अब c पर हम लोग क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी। अब फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो कि सी पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज तुम सी चाहे लेस देन 0 लो, चाहे तुम सी ग्रेटर देन 0 लो, दोनों के लिए एक ही फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक ही फंक्शन है। इसका मतलब क्या हमें कि सी पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं क्या? इसको हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी एफ ऑफ एक्स। अब इसको देख लो, एक्चुअली ये पहले होगा, ये इसके बाद होगा। अब यहाँ पे हमें एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, तो क्या हो जाएगा? सीधे अगर सी 0 के इक्वल नहीं है तो वैल्यू पुट कर देंगे सी स्क्वायर साइन 1/c। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? देख लो, एफ ऑफ सी के इक्वल है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। फंक्शन क्या हो गया? सी पे कंटिन्यूअस हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। सी हमारा क्या है? सी क्या है?
नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब सी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, और फंक्शन को हमने क्या कर दिया, सी पर कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया। इसका क्या मतलब हो गया कि जो फंक्शन है ना, कि वो जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर है उन सारे पे क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब आ जाओ सेकंड केस पे। ये बात को समझ में आनी चाहिए तुम्हें, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। सी को हमने क्या बोला, नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब बोला कि सी हमारा जीरो नहीं है, सी जीरो छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर है, और हमने सी पर फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या हो गया, सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैंने लिखा फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए हो गया। नॉट इक्वल्स टू जीरो, सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी सारे एक्स के लिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट केस। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस पे हमें क्या करना होगा, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा। अगर फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस हो गया तो फिर क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। अब यहां पे ना जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है बच्चों, इसको देखो। सबसे पहले अगर हम जीरो पर फंक्शन का ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, केस 2 लेते हैं, व्हेन सी इज इक्वल्स टू जीरो, जब हमने सी पर जीरो बोल दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ये तुम्हें पता है ना कि अगर x जीरो को अप्रोच करे लेफ्ट हैंड साइड से, देन ये क्या इंप्लाई करेगा, 1/x किसे अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। और अगर x जीरो को अप्रोच करे राइट हैंड साइड से तो 1/x किसे अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। ये तो पता है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि जो साइन, इसको देखो 1/x है ना, ये जो होगा ना, ये एक फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है। मतलब क्या है कि अगर मैंने इसको बोला ना कि लिमिट एक्स स्टैंडिंग, सिर्फ साइन 1/x की बात कर रहा हूं, जीरो माइनस, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ना एक्स को जीरो माइनस की ओर अप्रोच करा रहा हूं, मतलब क्या है कि अगर मैंने एक्स को किया ना, मतलब बहुत छोटा रियल नंबर रखा विच इज इक्वल, मतलब जो जीरो का अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये जो साइन 1/x है ना, ये फ्लक्चुएट करने लगेगा -1 से 1 के बीच में। देखो ऐसा कर्व होता है, इसको ना थोड़ा ध्यान से देखो। साइन अपॉन एक्स का कर्व ऐसा होता है, ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और यहां पे ना इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। मतलब यहां पे ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम्स फ्लक्चुएट करेगा, फिर जीरो पे गायब हो जाएगा, फिर जैसे ही जीरो से बाहर निकलेगा फिर ये कर्व फ्लक्चुएट करने लगेगा, और ऐसे करके ये कर्व हो जाएगा, जीरो पे गायब हो जाएगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि हमारा ये किसका कर्व है, साइन 1/x का। इस पॉइंट को हमने क्या बोला, इस पॉइंट को हमने बोला 0,1, और इस पॉइंट को अगर हम लोग आएंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0,-1। ये जो कर्व है साइन 1/x का कर्व है। एक बार फिर से ध्यान से देखो कैसा कर्व होगा। पहले साइन x के कर्व को देख लो क्या है। ये हमारा, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,1, और ये पॉइंट क्या हो गया 0,-1। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हमें पता है ना कि साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स जो होगा वो बिलोंग्स करता है -1 से 1 के बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे अगर मैं ना एक्स को अप्रोच कराऊं जीरो माइनस से, तो ये जो 1/x है ना, ये काफी तेजी से माइनस इन्फिनिटी की ओर जाने लगेगा। तो अगर ये 1/x माइनस इन्फिनिटी की ओर जाने लगेगा तो काफी तेजी से, मतलब x को थोड़ा सा हम क्लोज लाएंगे ना जीरो की ओर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो 1/x जो होगा काफी तेजी से माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो साइन 1/x जो होगा ना, वो ग्राफ फ्लक्चुएट करने लगेगा। मतलब जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, x का वैल्यू जीरो लेंगे तो यहां पे तो हमारा डिफाइंड ही नहीं होगा। जीरो से पहले ये बहुत तेजी से ऐसे फ्लक्चुएट करने लगेगा। ऐसे ये कॉर्नर नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब ये तो काफी मैंने दिखा दिया, थोड़ा सा गैप है, ये बिल्कुल गैप नहीं है। ये गैप होने का मतलब कितना कम गैप है कि तुम इसको देख नहीं पाओगे। ऐसा ये कर्व हो जाएगा ऐसे करके,
और 0 पे नहीं है, फिर यहां से बाहर निकलेगा ऐसे करके, ऐसे होगा ये इससे ऐसे करके होगा कर्व। y इज इक्वल्स टू साइन 1/x का ये कर्व होगा। अब कोई बच्चा ये पूछेगा कि ये 0 है, 0 पे डिफाइन नहीं है, बिकॉज यहां 0 डालोगे तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अब कोई बच्चा ये पूछेगा कि ये कर्व क्यों फ्लक्चुएट करने लगा, तो उसका ये रीजन है ना कि जैसे साइन एक्स के कर्व को तुम देखो कि अगर मैं एक्स को ना 0 के लेफ्ट हैंड साइड से ले जाऊं तो 1/x माइनस इंफिनिटी को काफी तेजी से क्या करेगा, माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा, काफी तेजी से माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा। तो उस पर साइन क्या होगा, कई बार +-1 वैल्यू ले लेगा, बिकॉज साइन फंक्शन तुम यहां पे आर्गुमेंट में कुछ भी डालो, साइन जो होगा वो तो -1 से 1 के बीच में होगा। तो अगर तुम साइन फंक्शन के आर्गुमेंट को काफी तेजी से माइनस इंफिनिटी की ओर ले जाओगे तो उस पर जो साइन फंक्शन वैल्यू है ना बहुत तेजी से +-1 वैल्यू लेगा। मतलब क्या है कि साइन एक्स फंक्शन का ऐसा कर्व होता है ना, ऐसा कर्व होता है साइन एक्स फंक्शन का, y इज इक्वल्स टू साइन 1/x। तुम चाहे x का वैल्यू कुछ भी डालो, पॉजिटिव इंफिनिटी तक डालो, चाहे यहां से तुम माइनस इंफिनिटी तक डालो, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या होगा 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1। बट अगर तुमने x को काफ़ी मतलब ये कर दिया, मतलब 0 की लेफ्ट साइड से ले गए तो 1/x क्या होगा, एकदम बढ़ेगा क्या, माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा काफ़ी तेजी से। ठीक है, तो अगर x हम 1/x माइनस इंफिनिटी को जा रहा है तो उस पर जो साइन है ना वो क्या होगा, कई बार +-1 मतलब +-1 वैल्यू लेने लगेगा। तो ग्राफ क्या होगा, 0 से लेफ्ट ऐसे फ्लक्चुएट करने लगेगा। फिर अगर तुम x को ना 0 की ओर ले जाओ फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो फिर 1/x कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी को। तो अगर 1/x पॉजिटिव इंफिनिटी को गया तो फिर उस पर साइन फंक्शन जो है ना काफ़ी तेजी से +-1 अगेन वैल्यू लेने लगेगा। देख लो, अगर हम x को पॉजिटिव इंफिनिटी ले जाएं, साइन का वैल्यू जा रहा है +1 -1 प्लस, लेकिन ये आराम आराम से जा रहा है। क्यों, बिकॉज x भी जो वैल्यू है ना ये आराम आराम से जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ गए, ये π/2 पे 1 आ गया, पाई पे 0 आ गया, 3π/2 पे -1 आ गया। बट अगर मैं x को एक बार डालूं 10,000, एक बार डालूं फिर 10 करोड़, तो 10,000 से 10 करोड़ के बीच में तो साइन फंक्शन कई बार +-1 ले लेगा। तो मीन्स क्या होगा कि 0 से जैसे ही निकलेगा ना ग्राफ फ्लक्चुएट करने लगेगा। ये साइन 1/x का कर्व है। समझ में आ रही है बात। अब इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड है, मैं कुछ बता दे रहा हूँ। c इज इक्वल्स टू 0 पे केस 2 हमारा चल रहा है, केस 2 व्हेन c इज इक्वल्स टू 0। ये पेज नंबर 101। साइन 1/x क्या हमारा एक ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है नियर x इज इक्वल्स टू 0। 0 के पास ये ऑक्सीलेट करेगा काफी तेजी से, ये जो साफ साफ ग्राफ से दिख रहा है 0 के लेफ्ट पे और राइट पे काफी तेजी से ये क्या करेगा, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है। तो इसको तुम ऐसे देखो, अगर मैं ना फंक्शन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, ऐसे इसमें भी देखा जाए तो 0 माइनस और 0 प्लस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे और 0 से राइट हैंड साइड पे एक ही फंक्शन डिफाइंड है। 0 से लेफ्ट पे भी ये डिफाइंड है, 0 से राइट पे भी डिफाइंड है। तो डायरेक्ट 0 पे निकालो फंक्शन का लिमिट। तो ये क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये क्या होगा x² साइन 1/x। अब जो बोल रहा हूं ना उसको बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात को, इस पे हमें लिमिट निकालना है। मतलब x इज टेंडिंग, क्यों मैंने 0 माइनस और 0 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाला, बिकॉज 0 के लेफ्ट पे और 0 के राइट पे एक ही फंक्शन डिफाइंड है। अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो x² किसे अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। बट उस साइन 1/x किसे अप्रोच करेगा, ये अगर x 0 को चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे चाहे राइट से अप्रोच करे, ये तो 0 को अप्रोच करेगा। ये तो लिमिट है यार, ये इसमें कोई कंटिन्यूटी का कंसेप्ट नहीं। अगर तुम्हें लिमिट आता है तो मेरी बात समझोगे, लिमिट नहीं आता तो नहीं समझोगे। ये कोई कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट लग ही नहीं रहा है, ये तो लिमिट वाला कंसेप्ट लग रहा है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x² किसे अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा और ये फ्लक्चुएट करने लगेगा।
लेकिन ये कहां से कहां फ्लक्चुएट करेगा, -1 से 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा। तो ये कुछ समथिंग ऐसा हो जाएगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 0 होगा, और ये कहां से कहां तक अप्रोच करेगा, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा 0 अप्रोचिंग 0, मतलब ये 0 को ये अप्रोच कर रहा होगा x², और ये किसे अप्रोच कर रहा होगा, ये फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएट बिटवीन -1 to 1, -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करने लगेगा। अब तुम थोड़ा इंट्यूटिवली सोचो कि एक नंबर 0 की ओर जा रहा है और एक नंबर -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उन दोनों को तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका प्रोडक्ट किस नंबर की ओर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 0 की ओर जाएगा। एक नंबर है ना, जैसे तुम ऐसे देखो, एक नंबर जा रहा है ऐसे 0.1, ठीक है, उसके बाद ये फ्लक्चुएट करके चला गया 0.9, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 0.001, और ये जा रहा है 0.9 हो गया, फिर आ गया ये सपोज डैट -0.999। तो इन सब का ऐसे, ये तो कहाँ जा रहा है, ये +-1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये जो वैल्यू है ना ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका प्रोडक्ट किसे अप्रोच करने लगेगा, 0 को। ये एक नंबर 0 को अप्रोच करे, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से, और दूसरा नंबर +-1 के बीच में हमेशा रहे, तो प्रोडक्ट कहां जाएगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो प्रोडक्ट अगर 0 की ओर अप्रोच करेगा तो उसका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 0, सीधे। समझ में आ रही बात। तो इसको अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम कैसे लिखोगे कि ऐसे लिख दिया, उसके बाद ये क्या है, अप्रोचिंग टू 0, और ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट बिटवीन -1 to 1 व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो इसका लिमिट क्या हो गया, 0। ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की मैंने पहले बोल दिया जरूरत नहीं है, बट बहुत बच्चे निकालते हैं, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए भी क्या हमारा x² sin 1/x डिफाइंड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर अगर तुम x को 0 से की ओर अप्रोच कराओगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये अगेन फ्लक्चुएट करेगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0, और लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx, तो ये भी वही चीज हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम फंक्शन यूज करेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। f(0) तो दे रखा है फंक्शन में, f(0) क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 दे रखा है, 0 हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला है कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स fx, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इज इक्वल्स टू f(0). तो यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अगर ये समझ में नहीं आया, अभी जो मैंने ऑक्सीलेटिंग वगैरह बोला ये तो लिमिट था, कंटिन्यूटी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक मेथड और है मेरा, सेकंड केस के लिए मेरे पास एक मेथड और है, उसके लिए तुम्हें सैंडविच थ्योरम जानना होगा, ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूं। ऐसे तो क्वेश्चन यहां प्रूफ हो गया, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हो। अब यहां पे चलो मैं एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं, फिर इस सेकंड केस का मैं सेकंड मेथड बताता हूं। लिखोगे यहां पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। f जो हमारा क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये सेकंड केस ने क्या बोल दिया, 0 पे भी कंटिन्यूअस है। फर्स्ट केस ने क्या बोला कि x जो हमारा कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 0, ये बोला है कि 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। ये केस क्या बोला है कि 0 पे भी कंटिन्यूअस है, तो क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर नहीं बचा जिस पर वो डिसकंटिन्यूअस है, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हो गया। तो f क्या हो गया हमारा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये बच्चों अगर नहीं समझ में आया ना केस 2, तो एक मेथड मेरे पास और है केस 2 को समझाने के लिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। उसके लिए सैंडविच थ्योरम देखो, सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, सैंडविच थ्योरम देखो, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम एक बार ग्राफ से देख लो, समझ लो, उसके बाद मैं ना इसको समझाता हूं। मान लो कि ये कोई हमारे पास फंक्शन है, एक दूसरा ऐसे फंक्शन है, एक तीसरा ऐसे फंक्शन है, इसको हमने फंक्शन बोल दिया gx बोल दिया, इसे फंक्शन बोल दिया fx बोल दिया, इसे हमने फंक्शन बोल दिया hx।
और ये जो पॉइंट है हमारा अल्फा। अब जो एफ एक्स फंक्शन है ना, इसको क्या हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है वो जी एक्स और एच एक्स फंक्शन के बीच में सैंडविच्ड है। देख लो, एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, जी एक्स और एच एक्स फंक्शन के बीच में सैंडविच्ड है, दबा हुआ है। एफ एक्स फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, जी एक्स फंक्शन के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा होगा, और एच एक्स फंक्शन के इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा। मतलब एफ एक्स फंक्शन का जो वैल्यू है वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि इफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा जी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा एच एक्स, अगर किसी अल्फा पर जी एक्स फंक्शन का और एच एक्स फंक्शन का लिमिट इक्वल है, ठीक है, किसका, जी एक्स फंक्शन का और एच एक्स फंक्शन का, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा पर लिमिट इक्वल है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो इक्वल है किसके, बीटा के इक्वल है लिमिट, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि इसका भी लिमिट बीटा के इक्वल ही होगा। और ये बहुत ही कोई थ्योरम, मतलब कोई बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है, सिंपल लॉजिक है, बता रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बोला कि एफ एक्स जो है जी एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच्ड है, पहली बात। फिर क्या बोल रहा है कि अगर जी एक्स फंक्शन का और एच एक्स फंक्शन का, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है एक्सट्रीम राइट में है, इन दोनों फंक्शन का अगर लिमिटिंग वैल्यू अल्फा पर मान लो बीटा आ गया, तो ये क्या होगा कि फिर एफ एक्स का भी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा अल्फा पे बीटा ही होगा, ये बोल रहा है। अब देखो क्या है, कैसे कि तुम ये देखो, मान लो कि तुमने इसको अल्फा ले लिया, अब ये ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है, इसको मान लो कि अल्फा पर इस पॉइंट को हमने 0, बीटा बोल दिया। ठीक है, अब कर्व से हमें साफ साफ क्या दिख रहा है, हमें कर्व से साफ साफ दिख रहा है कि अगर एक्स अल्फा को अप्रोच करे लेफ्ट हैंड साइड से या एक्स अल्फा को अप्रोच करे राइट हैंड साइड से, तो एच एक्स का वैल्यू किसे अप्रोच कर रहा है, बीटा को। देख लो ना, यही है ना एच एक्स, ये कहाँ जा रहा है, बीटा की ओर। ये जो हमारा एच ऑफ एक्स है बीटा की ओर जा रहा है। देख लो, ये कहाँ जा रहा है, बीटा की ओर। और जी एक्स कहाँ जा रहा है, ये भी बीटा की ओर जा रहा है। तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, ये भी तो बीटा ही की ओर जा रहा है। अगर अल्फा एक्स अप्रोच करे अल्फा को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, तो हमारा एफ एक्स भी देखो बीटा की ओर जा रहा है इसी को, और जी एक्स भी बीटा की ओर जा रहा है, और एफ एक्स भी, सॉरी एच एक्स भी बीटा की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर जी एक्स और एच एक्स का अल्फा पर लिमिटिंग वैल्यू बीटा है, तो फिर एफ एक्स का भी अल्फा पर लिमिटिंग वैल्यू बीटा ही होगा। यही है मतलब, समझ में आ रही है बात। बिकॉज एफ एक्स जो फंक्शन है वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच्ड है ना, एफ एक्स जो फंक्शन है वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच्ड है। ठीक है, तो अब इस थ्योरम को हम यूज कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। थ्योरम को हम यूज ऐसे करेंगे कि इसके लिए तुम ये देखो, साइन ऑफ एक्स जो होगा, साइन ऑफ 1/x जो होगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, फॉर ऑल x नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये होगा -1 से 1 के बीच में होगा साइन। अब मैंने क्या किया कि इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों साइड मैंने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब कोई बच्चा बोलेगा कि एक्स स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई किया, तो उसके पीछे का ये रीजन है कि ये हमें बीच में एफ एक्स बनाना था। ठीक है, अब इसको हमने क्या बोला, इसको तुम जी एक्स देखो, इसको तुम एच एक्स देखो, इसको तुम एफ एक्स देखो। जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 0 पर क्या होगा, -एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू 0 पर क्या होगा, 0, और एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू 0 पर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर साइन 1/x का लिमिटिंग वैल्यू 0 पर क्या होगा, 0। सिंपल सा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 102
इसका लिमिटिंग वैल्यू बच्चों क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, जीरो, एक्स स्क्वायर का जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना हमारा जीरो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर जीरो, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर जीरो, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है, और एफ ऑफ जीरो क्या है हमारा, एफ ऑफ जीरो भी जीरो है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। तो यहां से हमें क्या पता चला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया जीरो पर। तो ये था हमारा जो सेकेंड केस था, उसके सेकेंड केस का ऑल्टरनेट मेथड था। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, हमने क्वेश्चन नंबर, अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ओके।